नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देश से। देश में एसआईआर की धूम अभी अगले सप्ताह से लोकसभा का सेशन, बिहार के नतीजे, उसकी विवेचना, कई जगह महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, केरल हो गया, या स्थानीय निकाय के चुनाव सर पे हैं। महाराष्ट्र में तो चुनाव चल रहे हैं। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच में सरकार बार बार जब जीएसटी का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई कहती है, या स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स ऊपर चला जाता है तो तुरंत बोला जाता है कि वाह 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 वाह, क्या हमने तीर मारा है। लेकिन जब वास्तविक आर्थिक स्थिति के बारे में कोई बड़ी रिपोर्ट आती है, यानी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो भारत को कर्ज भी देता है, उसकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। और जब उसकी रिपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था को वास्तविकता दिखाती है, तो हमारे यहाँ वो खबरें गायब हो जाती है। एक हेडलाइन मैंने पढ़ी, भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति के आंकड़ों पर सवाल, आईएमएफ ने सी ग्रेड क्यों दिया। मैं भी शॉक्ड रहा जब मैंने एक्सरे से देखा इसको। एक वास्तविकता सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत के राष्ट्रीय लेखा संख्यकी यानी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक की अपनी वार्षिक समीक्षा में देश की सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी और जीवीई सहित महत्वपूर्ण आंकड़ों को सी ग्रेड दिया है। यह उपलब्ध ग्रेडिंग यानी ए बी सी डी, चार ग्रेड्स है उनके, तो हम अब सी ग्रेड में आ गए हैं। सी ग्रेड जो नीचे से नंबर 2 है, मतलब अपने बाद सिर्फ डी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की क्वालिटी पर गंभीर सवाल उठाते हैं। आईएमएफ ने स्पष्ट किया कि सी ग्रेड का अर्थ है कि उपलब्ध डेटा में कुछ कमियां हैं जो निगरानी में थोड़ी बाधा डालती है। यह ग्रेड इस समय आया जब सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे तिमाही के राष्ट्रीय लेखा आंकड़े जारी करने कर दिए हैं, जिससे ये मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आईएमएफ ने अपनी विशेष रूप से यह टिप्पणी की कि भारत के राष्ट्रीय खाते और इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के आंकड़े अनौपचारिक क्षेत्र इनफॉर्मल सेक्टर और लोगों के खर्च करने के पैटर्न यानी स्पेंडिंग पैटर्न जैसे प्रमुख पहलुओं को पर्याप्त रूप से कैप्चर नहीं कर पाता है। यानी अनौपचारिक क्षेत्र के आंकड़े जब तक स्पष्ट नहीं होंगे और लोग किस तरह खर्च कर रहे हैं ये साफ नहीं होगा, तब तक सही मायने में आंकड़ों पर विश्वास करना मुश्किल है। कुछ कमियां जो उन्होंने गिनाई हैं कि राष्ट्रीय खातों का डेटा अभी भी 2011-12 के पुराने आधार वर्ष पर आधारित है। प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स पीपीआई की कमी के कारण डेटा डिफ्लेक्टर्स के लिए थोक मूल्य सूचांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है, जो जो एनालिसिस करने में या विश्लेषण करने में बहुत बाधा डालता है। जीडीपी के मापने के उत्पादन दृष्टिकोण प्रोडक्शन अप्रोच और व्यय दृष्टिकोण एक्सपेंडिचर अप्रोच के बीच समय समय पर बड़ी विसंगतियां पाई गई है। आईएफ ने सुझाव दिए कि विसंगति व्यय दृष्टिकोण और अनौपचारिक क्षेत्र के कवरेज में बढ़ने के आवश्यकता को दर्शाती है। सांख्यिकी तकनीक में सुधार आवश्यक है
तिमाही राष्ट्रीय खाते का डेटा में मौसमी रूप से समायोजित सीज़नली एडजस्टेड आंकड़ों की कमी है और अन्य सांख्यिकी तकनीक में सुधार की गुंजाइश है। अब ये जो उन्होंने बताया इसको मैं ज़रा सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, जो बेस ईयर है हमारे डाटा का, वो हमने 11-12 का रखा है। तो 11-12 के अनुपात में ही हम का पर जो प्रतिशत ऊपर-नीचे ग्रोथ है या हम नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, ये 2011 और 12 के बेस पे है, वो बेस अब बदलने का समय आ गया है। ये आईएमएफ कह रहा है। दूसरी बात वो कहते हैं कि ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, इसमें बहुत कमी है। इस वजह से होलसेल प्राइस इंडेक्स जो लगता है बार-बार, थोक कीमतों का जो प्राइस इंडेक्स आता है, कि कम में कीमतें कम हो गई या ज़्यादा हो गई, उसका उपयोग किया जाता है। आईएमएफ कहता है कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई का उपयोग होना चाहिए, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का। जीडीपी मापने का जो दृष्टिकोण है, जो खर्चे का जो पैटर्न है, एक्सपेंडिचर कैसा, कितनी चीज़ें बनती हैं, उत्पादन कैसा होता है और खर्च कैसा होता है। इसका जो दृष्टिकोण है, इसमें बहुत विसंगतियाँ हैं। इसके चलते ये आंकड़ों पे विश्वास रखना बहुत मुश्किल है। उसके बाद जो सीज़नली एडजस्टेड जो मौसम के अनुसार जो समायोजित किए जाते हैं आंकड़े, इसकी बहुत कमी है। इसकी वजह से तकनीकी सुधार की बहुत गुंजाइश है। हालाँकि उन्होंने जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई, इसको बी ग्रेड दिया। उनको लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत विश्वास रखने लायक है, थोड़ा बहुत। और बी ग्रेड का भी कारण इसलिए है कि जब तक आप इसका 11-12 2010 ग्या बा 12 का जो बेस ईयर है वो नहीं बदलते, तब तक मतलब उनका ये कहना है कि मुख्य कारण इसका पुराना आधार वर्ष है। आइटम बॉक्सेट और बास्केट और भार है। आईएमएफ के अनुसार सीपीआई बास्केट वर्तमान खर्च करने की आदतों के सटीक रूप को दर्शाने में विफल है। जो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उसके लिए कुछ चीज़ों की लिस्ट बनी हुई है कि इसी के कीमतों को देखते हुए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखेंगे। उन्होंने कहा कि अभी समय बदल गया है। वो जो सूची है आपकी बाबा आदम के ज़माने की, उसको बदलो। अब क्योंकि लोगों का एक्सपेंडिचर का पैटर्न अलग हो गया है। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊँ आपको कि एक समय ऐसा था कि टीवी लग्ज़री था, मोबाइल लग्ज़री था। तो आम कंज़्यूमर उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। लेकिन 2010, 2011, 2012 में टीवी लग्ज़री हो सकता है, 2024-25 में ये एसेंशियल है, मोबाइल एसेंशियल है। तो कंज़्यूमर प्राइस जो इंडेक्स आप तय करने की जो चीज़ों की लिस्ट होती है, वो समय के अनुसार उसमें बदलाव होना चाहिए ताकि लोगों का उसका सही रिफ्लेक्शन देखने को मिले। आंकड़े और अविश्वसनीयता, ये लगातार हमारे देश में, खासकर इस सरकार के साथ बिल्कुल चोली दामन का साथ है। बार-बार हम भी कहते हैं कि आंकड़े सरकार जो देती है, वो अपने आप में मेल नहीं खाते। मुझे याद है कि पॉलिसी पैरालिसिस नाम का एक शब्द नरेंद्र मोदी जी ने दिया था जब वो मुख्यमंत्री थे और वो कहते थे कि एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय से कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। वर्तमान में जो मंत्रालय के आंकड़े आते हैं बाहर, वो उससे भी भयावह स्थिति है। एक मंत्रालय एक कहता है, दूसरा मंत्रालय दूसरी बात कहता है और इसी के चलते ये विसंगतियाँ इतनी दिखती हैं कि फिर इन आंकड़ों पे विश्वास क्योंकि आखिर ये सरकार के आंकड़े ही है जिसके ऊपर सरकार के कार्य क्षेत्र का आकलन होता है।
आईएमएफ भारत के पूरी आर्थिक नीति और अर्थव्यवस्था की समीक्षा करेगा क्योंकि वो साहूकार है, वो पैसा देता है भारत को, कर्ज देता है। तो यदि आपने किसी को कर्ज दिया है, तो आप उसके ऊपर नज़र रखते हैं कि यदि उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी, तो आपको भी डर लगता है कि मेरा कर्ज वापस आएगा या नहीं आएगा, या डूबत खाते में जाएगा। और आईएमएफ समय-समय पर ये समीक्षा करते रहता है और अभी तक हम बी ग्रेड में थे, ए ग्रेड तो कभी आती नहीं। अब एक बी ग्रेड से हम सी ग्रेड में आ गए कि अब लोगों को उस आंकड़ों पे भी विश्वास नहीं रहा। और उदाहरण के तौर पे बताऊँ रहेगा भी कैसे? एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के 81 करोड़ लोग मतलब 70% से ज़्यादा लोग यदि 5 किलो अनाज नहीं मिले तो रात को भूखे सोएँगे, इतनी भूखमरी और गरीबी इस देश में है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि इस देश में मात्र 25 से 30% ही ऐसे लोग हैं, जो पूरी देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं और 70% लोग इस अर्थव्यवस्था पे बोझ हैं? या तो उसका एक अर्थ ये निकलता है या उसका एक अर्थ निकलता है कि आप तीसरी अर्थव्यवस्था हो ही नहीं जा रहे हो। बार-बार आंकड़ों के साथ खेला जाता है कि अब हमारी अर्थव्यवस्था इतने मिलियन डॉलर, इतने ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। लेकिन अर्थव्यवस्था लगातार घाटे में है और घाटा लगातार बढ़ रहा है। जब जीएसटी के आंकड़े आते हैं तो बताया जाता है कि इस बार करदाताओं ने बहुत अच्छा हमारे देश की लोग इतना खरीदी कर रहे हैं, खूब टैक्स आ रहा है और बस अब विकास का पहिया चल गया है। लेकिन जो हमारा टोटल जीएसटी होता है, कई बार राज्य और केंद्र का जीएसटी मिला के भी जो आयात करने पे जो टैक्स लगता है, वो ज़्यादा साबित हो जाता है। जो देश आयात पे जीता है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो निर्यात के प्रॉफिट पे जीता है, वही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। अब ये कौन बताए? ऐसे कई आंकड़े हैं जिस पे लगातार सरकार सरकार कई बार देश ने निर्यात बढ़ाया करके, उधर से रक्षा मंत्री आते हैं हमारे और वो कहते हैं कि हमने इस बार रिकॉर्ड तोड़ शस्त्रों का निर्यात किया है, राजनाथ सिंह। आप निर्यात, निर्यात कहते हो, आयात की कभी बात नहीं करते हैं। निर्यात और आयात के बीच में 200 अरब डॉलर का घाटा आज भी है और डॉलर का ऊपर चढ़ना और रुपए का नीचे जाना, ये आयात के लिए और ज़्यादा घातक है। लेकिन इतना विश्लेषण आंकड़ों के साथ लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं करते बात करना। लेकिन कई बार हम जानते हैं कि कोई देखे न देखे लेकिन ये रिकॉर्ड पे लाना चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम जगह पे ये खबर आई है कि आईएमएफ ने भारत को सी कैटेगरी में रखा, जो हमारा डिमोशन हुआ है। आज एक श्रेणी में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।